Hello guys, this is CA Sudesh Kumar and today's topic is Bank Reconciliation Statement. We can say in short BRS. Bank Reconciliation Statement. The topic is very important topic and very simple and easy topic. So we will discuss about the Bank Reconciliation Statement in today's video और हमारे टॉपिक रहेंगे What is the Bank Reconciliation Statement? आफ्टर दैट सेकंड जो हमारा स्टेप होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं एंड थर्ड जो रहेगा वो ये होगा कि कैसे बनाते हैं एंड नेक्स्ट मैं आपको ये भी डिस्कस कर देता हूँ कि वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी गाइस। ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी स्पेशली फॉर द अकाउंटेंट्स हु आर इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी अदर एंटिटी में किसी अदर एंटिटी में जैसे कि पार्टनरशिप फर्म या फिर प्रोप्राइटरशिप में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेकंड, सीपीटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसका जो कंटेंट है, जो डाटा है, वो मैंने आईसीए के स्टडी मटेरियल से लिया है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें वो अपना सिलेबस भी कवर कर पाएंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं सीपीटी की लेक्चर्स भी इसी चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा उनके लिए। थर्ड, ये इम्पोर्टेंट रहेगा उन सीएज के लिए जो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर हैं या फिर जो खुद की प्रैक्टिस करते हैं और जिनके पास ऑडिट्स हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। स्टैट ऑडिट जब करते हैं तो उसमें एक वर्क पेपर बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम बैंक बैलेंस को वेरीफाई करते हैं, तो वहाँ पर बैंक रिकन्सिलिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसमें हम अपने वर्क पेपर में बैंक रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर करते हैं और उसके रीजंस लिखते हैं कि ये रिकन्सिलिएशन जो आइटम्स हैं उनके क्या क्या रीजंस हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइज लेट मी स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग से पहले क्या सिस्टम होता था व्यापार का। तो क्या होता था, पहले सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। जब शुरू में आपका बिजनेस सिस्टम था, सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। आइटम के बदले आइटम मिलते हैं, जिसको बार्टर सिस्टम है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा वो उनको इसके बारे में पता होगा व्हाट इज़ द बार्टर सिस्टम, जिसमें हम पैसा नहीं देते, करेंसी नहीं देते, एक चीज़ के बदले, मतलब किसी को अनाज चाहिए तो अनाज के बदले सोना दे दिया, ये दे दिया, तो वो चीज़ चलती है जिसमें आइटम के बदले में आइटम दे दिया जाता है। वो सिस्टम चलता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, जैसे जैसे बिजनेस डेवलप हुआ, चीज़ें डेवलप हुई, तो मार्केट में क्या हुआ, सिक्के चले, कॉइन्स, चांदी के, सोने के, उनके बदले में काम चलने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुई, टाइम चेंज हुआ, तो फिर आपका आया, जैसे कोई जो भी किंग होता था वो अपने नाम का कॉइन देता था, वो चलता था। और ओवर द टाइम जैसे जैसे चीज़ें और इम्प्रूव हुई, जैसे इंडिया अपना इंडिपेंडेंट हुआ और हुआ, ये चीज़ें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, हर एक कंट्री ने अपनी अपनी करेंसी दे दी, जो आज आप नोट्स देखते हो। ठीक है, जो नोट होता है, जैसे इंडिया में आईएनआर चलता है, 100 रुपीज़ का नोट होता है, 200 रुपीज़ का नोट होता है, 500 का होता है, 2000 का होता है, वैसे ही नोट सिस्टम आया। बट प्रॉब्लम क्या रही, बिजनेस ग्रो हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ने लगे। ठीक है, करोड़ों में ट्रांजेक्शन होती है, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। इन दैट सिचुएशन कैश को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। इतने कैश को कैसे मैनेज करेंगे। एक तो ये रीज़न रहा। दूसरा रीज़न क्या रहा कि एक कम्युनिटी के पास पैसा है, दूसरी कम्युनिटी के पास पैसा नहीं है, या फिर एक बंदे के पास पैसा है, दूसरे बंदे के पास पैसा नहीं है, तो वो अपना बिजनेस कैसे करे। कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। इनके पास एक्सेस है, उनके पास पैसा ही नहीं है। इस सिचुएशन को देखते हुए एक नया सिस्टम मार्केट में आया जिसको बैंकिंग बोला गया। बैंकिंग की इन्वेंशन हुई। अब जैसे आज इंडिया में देखते हैं हम, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत सारी बैंक्स हैं अपनी, जैसे कुछ अपने गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, और आपका ये यूनियन बैंक। प्राइवेट बैंक्स भी हैं, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक, काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो बैंकिंग सर्विस देते हैं।
अब थोड़ा सा हम बैंक के बारे में जान लेते हैं, बैंक क्या सर्विस देता है। बैंक बहुत तरह की सर्विस देते हैं, आजकल तो बैंक बहुत तरह की सर्विस देते हैं, बट जो बेसिक सर्विसेज है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो बेसिक बिजनेस मॉडल है बैंकिंग का वो क्या है, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फर्दर बीआरएस में आगे जाने से पहले, क्योंकि बीआरएस अगर हमें बनानी है तो पहले हमें बैंकिंग सिस्टम का थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो बैंक में होता क्या है, बैंक क्या करता है, पैसा लेता है और आगे उस पैसे को देता है। मतलब एक तरह से पैसा बोरो करता है और दूसरी तरह वो पैसे को क्या करता है, आगे लेंडिंग का काम करता है। तो लेंडिंग का बिजनेस है बैंक का मोटा मोटी। अब बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, लोगों से आता है। लोग कौन, हम जैसे लोग। कुछ लोग सेविंग करते हैं, सैलरी कमा रहे हैं, वहाँ से कुछ पैसा बचाया, सेविंग करा उन्होंने, ठीक है। कोई बिजनेस कर रहा है, वहाँ से कुछ सेविंग करा, तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। हर एक बैंक क्या करता है, हर एक कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपन करता है। सो अकाउंट होता है, दो तीन तरह के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग होता है, एक आपका करंट अकाउंट होता है। सेविंग में क्या है, हम जैसे जो आम लोग होते हैं, आप जैसे जो सैलरीड पर्सन हैं या फिर जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट अपनी डेली ट्रांजेक्शन के लिए पैसा उसमें सेविंग का पैसा जमा करवाते हैं। उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है, ठीक है। या फिर क्या कर देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो हम एफडी कर देते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा और ज़्यादा आता है। करंट अकाउंट क्या है, जो लोग बिजनेस करते हैं उसमें जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके लिए होता है वो। तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो होता है, ना के बराबर आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे पैसा पड़ा रहता है उनका, जब उनको चाहिए होता है तो निकाल लेते हो। तो ये सिस्टम चलता है बैंकिंग में। अब बैंक में जब हम पैसा देते हैं तो वो डिपॉजिट की फॉर्म में होता है, वो वहाँ पे बैंक रखता है अपने पास, ठीक है। बैंक क्या करता है, उसी पैसे को हमें, हमसे पैसा ले लेता है, हमें इंटरेस्ट रेट देता है बहुत थोड़ा। एफडी के ऊपर मान लो मैक्स टू मैक्स जो रेट मिल रहा है मार्केट में, प्राइवेट बैंक जो दे रहे हैं वो 7%, कोई 5% दे रहा है, 6% दे रहा है। आगे जब ये लोन देते हैं तो लोन देते हैं 10%, 12%, 15% इस पे। तो जो बीच का डिफरेंस है वही उनका इनकम है, बैंक की इनकम वही है। जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो वही होता है उनका। अब क्या होता है, और बहुत सारे चार्जेस लेते हैं अकाउंट मेंटेन करने के। आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हो उसके चार्जेस, किसी को लोन दिया तो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं जो बैंक चार्ज करता है। अब होता क्या है, थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं इनका, अकाउंटिंग का, बैंकिंग का। बैंक को जब हम पैसा देते हैं तो हमारे लिए वो पैसा हमारा खुद का है, तो दैट इज़ एसेट फॉर अस। अब आप एक बिजनेस के एंगल से सोचना, मैं एक बिजनेस करता हूँ, ठीक है। मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैंने कैपिटल डाला तो वो 5 लाख रुपए मैंने बैंक अकाउंट में डाल दिए, करंट अकाउंट में। वो 5 लाख रुपए मैंने बैंक को दे दिए, मेरे लिए वो 5 लाख मेरी एसेट है। बैंक के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक अब मुझे देनदार है 5 लाख रुपए, बैंक मुझे पे करेगा जब मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। सो बैंक क्या करता है, अपनी जो बुक्स बनाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैंक पासबुक या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। वो हमारी बुक्स जो बनाता है वो अपने एंगल से बनाता है। इट मीन्स बैंक के लिए वो पैसा क्या है, लायबिलिटी है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस मिलेगा जब भी आप बैंक स्टेटमेंट लोगे। और अगर आपने पैसा दिया हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट में आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा हमेशा ही। सेकंड क्या होता है, हमारी किताबों में क्या होगा, हमने पैसा दिया है बैंक को तो हमारे लिए वो क्या है, एसेट है, संपत्ति है हमारी, तो उसका हमारी किताबों में डेबिट बैलेंस होगा। अब इसके थोड़ा ऑपोजिट चलते हैं। बैंक ने हमसे पैसा लिया, अब बैंक पैसा कमाएगा तो किसी को तो उधार देगा, लोन पे देगा, जो लैंडिंग का बिजनेस करेगा। जब वो पैसा देता है, जब वो सामने वाले के पास पैसा जाता है, तो इन दैट केस क्या होता है, उसके पास पैसा गया और बैंक ने उसको दिया, तो बैंक ने जब दिया तो बैंक के लिए वो एसेट है। इन दैट केस जब बैंक लोन देगा तो किताबों में, बैंक की किताबों में, बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, उसका बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है, क्योंकि बैंक के लिए वो एसेट है। बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट बनाता है, ना कि कस्टमर के। और जो कस्टमर है उनसे क्या है, बैंक से लोन लिया है, उधार लिया है, तो कस्टमर के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, तो कस्टमर के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इट मीन्स हमारे बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है उसका जो नेचर होगा वो हमेशा ही अपोजिट होगा। अगर हमारे यहाँ पे डेबिट है तो बैंक के यहाँ पे क्रेडिट होगा, बैंक के यहाँ पे डेबिट है तो हमारे यहाँ पे क्रेडिट होगा। वो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, जब आपको बीआरएस बनानी है तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको उसका। तो अपोजिट बैलेंस होते हैं। अब आजकल आपको पता है बहुत सारी मोड्स ऑफ पेमेंट आ चुके हैं। अब पहले कैश सिस्टम होता था, अब देखिए आप चेक से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, कितना आसान हो गया है हमारे लिए आजकल
काम करना। ठीक है, तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया, बैंक में कैसे पेमेंटें कर सकते हैं वो समझाया, बैंक जो हमारी बैलेंस मेंटेन करता है और बैंक बिजनेस कैसे करता है वो आपको मोटा मोटी समझाया। तो क्या होता है, हमारा अकाउंट बनाता है उसको हम बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बोल देते हैं। इसमें जितने भी हम पैसे जमा करवाते हैं निकलवाते हैं उन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, आजकल तो क्या है, नहीं तो पहले तो क्या होता था, बैंक में जाना पड़ता था और बैंक से स्टेटमेंट लेके आना, उसके भी बैंक कुछ चार्ज ही लेता था। आजकल वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आप बड़ी आसानी से, आजकल हम बड़ी आसानी से, जिसके पास नेट बैंकिंग है, बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐप्स हैं बैंक्स की, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। आपको उनकी भाई नेट बैंकिंग में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी उसमें लॉगिन कर लो ऐप के अंदर, इजीली निकाल सकते हो आप। और बाकी बैंक क्या करते हैं, क्वार्टरली आपको या मंथली आपको बैंक स्टेटमेंट आपको मेल भी करते हैं। तो आजकल वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपको फिजिकली जाना ही जाना है, ऑप्शन अवेलेबल है। आप इजीली बैंक स्टेटमेंट अपना आज के टाइम में अभी आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। अब तो वाया यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे भी आप बैलेंस चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बिजनेस हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं, साल के एंड में एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं बैंक से कि हमारा बैलेंस कितना है, जिसपे मैनेजर अपना स्टाम्प लगा के देता है। तो एक एक तो हमें ले लेना चाहिए, और इसका जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से क्या होगा, मैच होना चाहिए। 99% मैच होगा, 100 आउट ऑफ 100 ही मैच होगा। ठीक है, 99 क्या, 100 आउट ऑफ 100 ही मैच होगा ये बैलेंस। अब पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बैंक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, वो सॉरी, बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, भी उन्हें बैलेंस पता लग जाता है भी इतना बैलेंस कैरी कर रहा है, और जब वो स्टाम्प लगा के दे जाते हैं वो कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट है ऑडिटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑडिट करता है ऑडिटर तो वो सबसे पहले बैंक का सर्टिफिकेट मांगता है आपसे कि आपको बैंक का सर्टिफिकेट देना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। वो हमारे लिए एक सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम बैंक स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं कर सकते, बैंक स्टेटमेंट एडिट हो सकती है। और इवन ऑडिटर तो डायरेक्ट कन्फर्मेशन में बिलीव करते हैं, ऑडिटर डायरेक्टली मेल लिखते हैं। जो बिजनेस हाउसेज या फिर जो भी बंदा जिसकी ऑडिट हो रही है या जिस कंपनी की ऑडिट हो रही है, उसके बाद जो सर्टिफिकेट जो खुद लेता है उस पर रिलाई नहीं करता, वो डायरेक्टली मेल लिखता है और फिर बैंक उसे डायरेक्टली सर्टिफिकेट सेंड करता है, वो उस पर रिलाई करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। द क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज द डिपॉजिट मेड। हमारे लिए एसेट है, हमारी बुक्स में डेबिट होगा तो बैंक बुक्स में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, वो उसके लिए लायबिलिटी है। एंड द डेबिट बैलेंस एज पर द स्टेटमेंट इज द ओवरड्राफ्ट, वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये तो कुछ बैकग्राउंड था, कुछ बिजनेस कुछ बैकग्राउंड था, और कुछ बैंकिंग टर्म्स थी। बैंकिंग का बिजनेस फ्लो, बिजनेस हमें समझना जरूरी था अगर हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली लेनी है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। 3 वर्ड यूज़ हो रहे हैं इसमें, बैंक बैंक तो आपको पता ही है। ठीक है, रिकन्सिलेशन और स्टेटमेंट 2 वर्ड हैं जिनको हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है। ये कहता है टू रिकनसाइल मीन्स। अब रिकन्सिलेशन जो वर्ड इसमें यूज़ हुआ है उसका ये मीनिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिकनसाइल मीन्स आइडेंटिफाई एंड फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन 2 डिफरेंट सोर्सेस एंड एलिमिनेटिंग दोज डिफरेंस। सिंपल, 2 सोर्स है। अब 2 सोर्स कौन से है वो ध्यान से सुनो। क्या होता है, एक जैसे कि मैंने बताया, हमने जब पैसा जमा कराया तो हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं और बैंक अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, और दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, डिट्टो। क्योंकि दोनों का जो सोर्सेज हैं, दोनों के जो सोर्सेज हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो दोनों के लिए सेम है। सेम ट्रांजेक्शन से ही दोनों बुक्स बनती हैं, हमारी और बैंक की। जो बेसिक सोर्स है जहाँ से वो फाइनल स्टेटमेंट बन के आ रही है, जो लेज़र बन के आ रहा है हमारी बुक्स में, और उधर बैंक स्टेटमेंट या बैंक की बुक्स में जो लेज़र बन के आ रहा है, दोनों का सोर्स सेम है। जो हम पैसा जमा करा रहे हैं वो हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक भी उसे रिकॉर्ड करता है। जो हम वहाँ से विड्रॉ करते हैं वो बैंक अपनी किताबों में रिकॉर्ड करता है, हम भी अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। जो बैंक ने चार्जेस लगाए वो बैंक अपनी किताबों में रिकॉर्ड करता है, हम भी रिकॉर्ड। तो दोनों का बैलेंस आइडियली सेम होना चाहिए। तो ये बोलता है टू डिफरेंट सोर्सेज। टू डिफरेंट सोर्स यहाँ पे क्या हुआ, बैंक स्टेटमेंट और हमारी कैश बुक। हमारी कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है वो,
ठीक है, उसका बैलेंस हमारी किताबों में जो हमारे बैंक का बैलेंस है और जो बैंक की किताबों में जो बैलेंस है वो दोनों मैच करने चाहिए। वो दोनों डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनके बीच में अगर डिफरेंस हो तो उन डिफरेंसेस को निकालना और उनको हटाना, उसको बोलते हैं रिकन्सिलेशन। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है वी डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी इट ऑलवेज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, क्योंकि दोनों का सोर्स सेम है। पहला बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कस्टमर अपनी किताबों में, हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। बैंक जो होता है, बैंक जो होता है वो अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट, जिसे हमने डिस्कस किया, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। देयरफॉर द बैलेंस इन द बोथ शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट का मतलब भी हमने जान लिया, हमारी बुक्स में डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट होगा, और वहाँ अगर क्रेडिट है तो हमारी बुक्स में डेबिट होगा, और वहाँ अगर डेबिट है तो हमारी बुक्स में क्रेडिट होगा। ये दोनों डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। बैलेंस शुड बी इक्वल, ये भी डिस्कशन, क्योंकि दोनों का सोर्स सेम है, ये भी हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक अकाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक मेरी किताब है, कैश बुक बिजनेसमैन की किताब है। अब बिजनेसमैन की किताब में तो क्या उसके लिए एसेट और एसेट हमेशा ही आपको पता है क्या होती है, डेबिट होती है। एंट्री सिंपल लगेगा, हमारी हाथों में से क्या गया है, कैश चला गया, ठीक है। तो क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट, सिंपल, ठीक है। तो हमारी किताबों में से कुछ गया है, हमारे हाथ में से, हमारी पॉकेट में से कुछ जा रहा है, हमारी पॉकेट में से कुछ आउट हो रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कहाँ पे जा रहा है, बैंक में जमा हो रहा है। तो बैंक क्या है अब हमारा, जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है, वो रिसीवर है एक तरह से। दूसरा हमारे लिए एसेट भी है वो, ठीक है। तो एसेट हमेशा डेबिट होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कम हो गया, एक पॉकेट से निकाला दूसरी पॉकेट में डाल दिया, तो बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। सेम एंट्री उल्टा होगी बैंक के लिए, ठीक है। सो इस तरह से क्या है, सो बैंक की, बट फॉर द बैंक इट इज द रिसिप्ट, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री, ठीक है, इन द बैंक स्टेटमेंट और द पासबुक। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज टू बैलेंसेस डू नॉट मैच। अब यहाँ पे पॉइंट आपका बनता है कि रिकन्सिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, जब दोनों का सोर्स सेम है, जब पैसा हम जमा करवा रहे हैं तो जरूरत क्यों पड़ी रिकन्सिलेशन की, वो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। क्योंकि दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं करते। क्यों नहीं करते वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं करते इसके काफ़ी रीजंस होते हैं, क्यों नहीं करते वो हम जानेंगे। तो ये बोलता है कि इन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना और उनको हटाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकन्सिलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दिस डिफरेंस एंड ब्रिंगिंग टू स्टेटमेंट इन द लाइन विद ईच अदर इज नोन एज द रिकन्सिलेशन। एंड द स्टेटमेंट विच रिकन्साइल्स द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विद द बैलेंस एज पर द पासबुक बाय शोइंग ऑल द कॉजेज ऑफ द डिफरेंस इज नोन एज द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सिंपल, क्या होता है, आइडेंटिफाई करना और डिफरेंसेस को एलिमिनेट करना, इस प्रोसेस को बोला गया रिकन्सिलेशन। इसकी हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण है दोनों सोर्सेज के बीच में डिफरेंसेस के, वो जो स्टेटमेंट बनता है उस स्टेटमेंट को हम क्या बोल देते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अंडरस्टूड, हमने बैकग्राउंड समझा, हमने बैंकिंग टर्म्स समझी, बैंक का बिजनेस का फ्लो समझा, एंड अब हमने समझ लिया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया अभी, इंपॉर्टेंस ऑफ द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो आप रीड कर लीजिएगा। वैसे मोटा मोटी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, कुछ नहीं है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक इंटरनल कंट्रोल है, एक इंटरनल कंट्रोल है। कुछ ट्रांजैक्शन जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस किसकी वजह से हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन लेट रिकॉर्ड हुआ हो, या फिर किसी भी हमारे एम्प्लॉय ने या बैंक के एम्प्लॉय ने किसी ने फ्रॉड किया हो, टाइमली कैश हमने तो दे दिया, उसने जमा नहीं करवाया हो, कि पहले कैश को यूज़ कर लिया और बाद में लेटर ऑन वो जब उसको जमा करवा रहे हैं, तो वो एक सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पर बैंक ने अपनी कोई सर्विस में अनड्यू डिले कर दिया हो, हमने चेक लगा दिया हो, बैंक के एंड पे वो चेक लगा ही नहीं रहे, उसको प्रोसेस ही नहीं कर रहे, तो वो सर्विस में डिले कर रहे हैं। तो वो काफ़ी सारे इसके रीजंस होते हैं, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस कंट्रोल की वजह से रुक जाती हैं, कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जिसके लिए इंटरनल कंट्रोल काम करता है। सो ये कुछ नहीं है, ये कैश इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कैश फ्लो, कैश फ्लो का एक इंटरनल कंट्रोल, बहुत ही अच्छा इंटरनल कंट्रोल है। सो बैंक रिकन्सिलेशन होना ही चाहिए। अगर बैंक रिकन्सिलेशन आपके सिस्टम में नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं,
और आपकी बुक्स कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाई, क्योंकि अगर आप रिकन्सिलेशन नहीं करोगे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो आप मिस कर सकते हो। ठीक है, आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे अपनी किताबों में, और जिसकी वजह से आपका बैलेंस है वो बैंक के साथ मिलेगा नहीं, तो आपकी ट्रांजेक्शन्स सही नहीं होंगी। ठीक है, सो ये जैसे आप देख सकते हो, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल और ट्रू पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ एनी अनक्लियर्ड फंड एज वेल हो गया। ठीक है, सो बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं पॉइंट्स आपको, सो इजीली हम रीड करेंगे तो समझ में आ जाएंगे ये आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है जो मेन पार्ट है यहाँ पे, वो क्या है, द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। हमने डिस्कस किया कि दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, तो उसके पीछे कारण है। सो इन कारणों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक जो टाइमिंग की वजह से हो सकता है, सेकंड जो ट्रांजैक्शंस की वजह से हो सकता है, थर्ड जो एरर की वजह, गलती तो किसी से भी हो सकती है, इंसान गलती का पुतला है। ठीक है, तो एक एरर की वजह से हो सकता है। तो नीचे दी गई जो क्लासिफिकेशन है वो हम इजीली समझ सकते हैं। सो टाइमिंग के में कुछ 1-2 एग्जांपल्स दी गई हैं, बता देता हूँ। सम टाइम ए ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट 2 डिफरेंट टाइम्स इन कैश बुक एंड पासबुक, दिस मे हैपन इन द फॉलोइंग केसेस। तो एग्जांपल दिए गए हैं, अभी एक ही ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में आज रिकॉर्ड किया गया है, बैंक में 2 दिन बाद रिकॉर्ड हो रहा है, या कैश बुक में बैंक में आज ही रिकॉर्ड हो रहा है, या कैश बुक में 5 दिन बाद रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये टाइमिंग के की वजह से डिफरेंसेस आते हैं, ये भी डिस्कस किए गए हैं। मिस्टर ए हैज़ इशूड ए चेक टू पी के ओ आर लिमिटेड। मिस्टर ए ने इशू किया है एक चेक टू पी के ओ आर लिमिटेड, पी के ओ आर लिमिटेड को चेक दिया। नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड। मिस्टर ए ने क्या किया है, इशू किया है, मतलब चेक दिया है, किसको, पी के और लिमिटेड। नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन हिज कैश बुक इमीडिएटली। मैंने तो आज आपको चेक काट के दे दिया, सो मिस्टर आज ही अपनी किताबों में क्या कर देगा, एंट्री पास कर देगा, भी हमने तो पार्टी को पेमेंट कर दी पी के और लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, सिंपल। बट द बैंक विल रिकॉग्नाइज दिस ट्रांजेक्शन ओनली व्हेन द सेम चेक विल बी प्रेजेंटेड टू इट बाय पी के और। अब बैंक कब रिकॉर्ड करेगा, बैंक कहेगा जी मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है, इनको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं चेक्स को, कि जिसके बेस पे मैं ये डिसीजन ले सकूं कि आपका इतना बैलेंस कम करना है। तो जब पीके और लिमिटेड अपने बैंक में चेक लगाएगा, वो चेक फिर हमारे बैंक के पास क्लियरिंग के लिए आएगा, भी ये चेक लगा है इस पर्टिकुलर मिस्टर ए का जो अकाउंट इस बैंक में है। फिर हम बोलेंगे यस ओके, मिस्टर ए का ही अकाउंट है, उन्हीं को हमने ये चेक बुक दिया हुआ है, उन्हीं का ये चेक है। जैसे हम ओके करेंगे तो एक सेटलमेंट प्रोसेस होता है उनका, ठीक है। उस सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू क्या है, हमारे यहाँ से पैसा डिडक्ट होके उस दूसरे बैंक में चला जाता है, पीके और के बैंक में चला जाता है। 1, 2 या 3 दिन का प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। तो जिस दिन वो चेक लगाएगा, वो चेक कल लगाए, वो चेक 20 दिन बाद लगाए, 1 महीने बाद लगाए, 3 महीने का वैलिडिटी होता है चेक का, वो 3 महीने में कभी भी लगा सकता है, तो 3 महीने तक का भी गैप हो सकता है। सेकेंड, सिमिलरली फॉर द पीक्यू और लिमिटेड क्या होगा, सेम उसके लिए हम उल्टा एंट्री सोचेंगे। जैसे मिस्टर ए के लिए था वैसे ही मिस्टर पी के लिए भी होगा। मिस्टर पी क्या करेगा, एंट्री इन द कैश बुक विल बी मेड इमीडिएटली, आज ही वो एंट्री लगा देगा कि बैंक में पैसा आ गया हमारे, मतलब हमने पैसा रिसीव कर लिया है, क्योंकि उसने चेक दे दिया। बट इनके अकाउंट में कब आएगा, जब ये चेक लगाएंगे। अंडरस्टूड, डन। टाइमिंग के डिफरेंसेस ऐसे होते हैं। दूसरा होता है ट्रांजेक्शन्स का, ट्रांजेक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देयर आर वेरियस ट्रांजेक्शंस विच द बैंक कैरीज आउट बाय इटसेल्फ। बैंक खुद ही करता है उन ट्रांजेक्शन को विदाउट इंटीमेटिंग द कस्टमर, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन लग चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट, क्या करता है बैंक हर क्वार्टर पे इंटरेस्ट जो है हमारे अकाउंट में क्या करता है, क्रेडिट करता है। हमारा बैलेंस पड़ा था 2 महीने से, बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बैंक ने ही इंटरेस्ट देना है, तो बैंक ने तो क्रेडिट लगा दिया हमारे अकाउंट में, हमें पता ही नहीं है, ना हमें कोई इंटीमेशन है। इट विल बी क्रेडिटेड बाय द बैंक इमीडिएटली, बट द एंट्री इन द कैश बुक विल बी मेड ओनली व्हेन द कस्टमर कम्स टू नो अबाउट दिस ट्रांजेक्शन विच इज यूजली एट द लेटर स्टेजेस। तो ये ट्रांजेक्शन के डिफरेंसेस होते हैं।
बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए, बैंक तो अपने चार्जेस आज ही लगा देगा, कैश हैंडलिंग चार्जेस, पासबुक चार्जेस, एटीएम चार्जेस, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस लगा, कैश चेक बुक इशू चार्जेस लगा रहे हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये चार्जेस लगते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, लोन वाले जो अकाउंट्स होते हैं उनमें और ज़्यादा चार्जेस, प्रोसेसिंग फ़ी चार्जेस, वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं जो लगते रहते हैं। वो हो जाता है, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, हमारे बिहाफ पे वहाँ से डिविडेंड आया, बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो गया, ये भी एक आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एरर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। मिस्टेक्स और एरर मेड इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स आइदर बाय द बैंक और द कस्टमर कैन आल्सो भी रिजल्ट इन द डिसएग्रीमेंट ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये टू स्टेटमेंट का डिसएग्रीमेंट कोई भी हो सकता है, हमारे एंड पे एरर हो सकता है, वहाँ पर भी एरर हो सकता है। फॉर दिस रीजन रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन द बोथ स्टेटमेंट बिफोर प्रिपेयरिंग द बैंक। जब एरर होता है तो एरर रिकन्सिलेशन का पार्ट हम जनरल नहीं बनाते, उस एरर को हम पहले ही निकाल लेते हैं और फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं बीआरएस बनाने में। तो यहाँ आपको 3 क्लासिफिकेशन बांटा, नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं जो जनरली रीजंस होते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ये कारण है। ये क्या हुआ, टाइमिंग का कारण है। ये चेक इशू कर दिया लेकिन सामने वाली पार्टी ने क्या किया, प्रेजेंट नहीं किया, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। द एंट्री इन द कैश बुक विल बी मेड इमीडिएटली ऑन द इशू ऑफ द चेक, ओके, बट नेचुरली द एंट्री विल बी मेड बाय द बैंक ओनली व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, check is presented for the payment हो गया। Thus there will be a gap of the some days between the entry in the cash book and bank. The balance as per the cash book and passbook 10,000 हो गया, check 2,000 issued but not presented, चेक इशू कर दिया गया, प्रेजेंट नहीं किया गया है। द बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड पासबुक विल बी एज फॉलोज। तो क्या होगा, हमारी कैश बुक में हम इमीडिएटली कर देंगे, 2,000 का एडजस्टमेंट करेंगे और 8,000 का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बैंक में क्या रहेगा, वो तब होगा जब वो 2,000 का चेक प्रेजेंट किया जाएगा, तब हमारा बैलेंस है, दोनों मैच खाएंगे। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर, सेम सेम, हमको किसी ने चेक दिया, हमें तो इमीडिएटली एंट्री पास कर देनी है। एज सुन एज द चेक आर सेंट टू द बैंक हो गया, एंट्रीज आर मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमने तो इमीडिएटली, हमारे पास तो पैसा आ गया, हमने तो मान लिया, ओपनिंग बैलेंस था 12,000, 3,000 रुपये का हमारे पास चेक आया, हमने इमीडिएटली लगा दिया और 15,000 रुपये का बैलेंस हो गया। लेकिन वहाँ पे कब होगा, जब वो, बट यूजली बैंक क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट ओनली व्हेन दे हैव रिसीव्ड द पेमेंट। चेक को हमने डाल दिया, डालने के बाद पेमेंट आने में 2-3 दिन का टाइम लगता है, तो बैंक के पास तो जब पेमेंट आएगी तभी वो क्रेडिट डालेगा, नहीं तो वो बैलेंस उतना ही रहने वाला है, ठीक है। सो ये भी एक जो ऊपर वाला था उसका अपोजिट है, ये हो गया, ये एक एग्जांपल बनती है। थर्ड है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, ट्रांजेक्शन का डिफरेंस है ये। इंटरेस्ट दे दिया तो इंटरेस्ट तो बैंक तो इमीडिएटली दे देता है, हम जब अपनी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तब पता लगेगा, तो ये भी एक रीज़न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसिव चार्ज, जैसे बैंक चार्जेस हैं या फिर हमारे पास लोन अकाउंट है मान लो, तो लोन में क्या है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक मंथली अपना, तो वो तो अपना हर मंथ एंट्री लगा देगा। बैंक चार्जेस का जो इनका टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से, किसी कोई एनुअल चार्जेस लगते हैं, कोई क्वार्टरली लगते हैं, कोई मंथली लगते हैं, तो वो अपने चार्जेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो बैंक को तो पता है, लेकिन हमें इंटीमेशन कब आएगा, जब हम अपनी बैंक स्टेटमेंट खोल के देखेंगे, तो वो डिफरेंस रह ही रहेगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, आपके साथ डिस्कस किया था हमने, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बॉन्ड में कर रखी है, डिवेंचर में कर रखी है तो इंटरेस्ट आ रहा है, और कहीं पे शेयर्स में कर रखी है तो डिविडेंड आ रहे हैं। बैंक में तो क्या डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे पैसे, हमें तो कोई इंटीमेशन नहीं है कि हमारा डिविडेंड रिसीव हो गया यार, जब वो तो हम बैंक स्टेटमेंट जब चेक करेंगे तभी पता लगेगा। तो वो भी आपको एक यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा। कैश बुक के हिसाब से 15,000 रुपये का बैलेंस है, ठीक है, बैंक हैज़ कलेक्टेड द डिविडेंड 2,000, तो बैंक तो 17 कर देगा, लेकिन हम जब बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तभी पता लगेगा। ऑन कलेक्शन ऑफ द डिविडेंड हो गया, बैंक क्रेडिट द अमाउंट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट, सो द बैलेंस इन द पासबुक इज इंक्रीज्ड to 70, where the balance in the cash book remains 50,000 until the information of the such dividend collection reaches the customer and record the transaction। तो वहाँ पर भी एक गैप होता है, ये ट्रांजेक्शन के डिफरेंसेस है। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, बड़ा अच्छा पॉइंट है, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। अब क्या हुआ, ये भी ट्रांजेक्शन का गैप है, कस्टमर था हमारा, नहीं, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक हो गया। अब क्या, देयर में बी गिवन सम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक का जो कंसेप्ट है उसमें क्या है, बैंक से डायरेक्टली पेमेंट डिडक्ट हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता लग रहा कैसी ट्रांजेक्शन होती है, स्टैंडिंग ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है,
हर मंथ आपका इंश्योरेंस ऑटोमेटिक वहाँ से क्या है, एक जो इंस्टॉलमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। आपको नहीं पता लगा, आपको तब पता लगे जब आप बैंक स्टेटमेंट ओपन करेंगे, लेकिन आपका बैंक का बैलेंस तो आज ही कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 20,000 आपका बैंक का बैलेंस है, 1500 रुपये आपका प्रीमियम जा रहा है, तो 1500 आज ही डिडक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 1500 आज ही डिडक्ट हो जाएगा आपका, 18,500 रुपये बैलेंस आपका दिखेगा, 18,500। लेकिन कैश बुक में बैलेंस 20,000 ही रहने वाला जब तक आप बैंक स्टेटमेंट के ओपन करके नहीं देखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन का पता नहीं लगेगा। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक अकाउंट बाय द कस्टमर, किसी कस्टमर ने हमारा चेक डायरेक्टली डलवा दिया, हमें तो पैसा तब आएगा ना। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय द कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली चेक डलवा दिया, अब 3 दिन में चेक भी क्लियर हो गया और हमारा तो बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें तो तभी पता लगेगा ना, या तो वो हमें फ़ोन करके कहे भी हमने चेक लगा दिया है, या फिर हम बैंक स्टेटमेंट संभालेंगे। सिर्फ 2 ही केसेस हैं जिनमें हमें पता लग सकता है। तो ये भी क्या ट्रांजेक्शन के डिफरेंसेस हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। सो गाइज नेक्स्ट है आपका एरर्स। वाइल रिकॉर्डिंग द एंट्रीज एरर कैन अक्कर बोथ इन द कैश बुक एंड पासबुक हो गया। ए बैंक रेयरली मेक्स द एरर बट इफ डज the balance in the passbook will naturally different from the cash book. Similarly, if the error is committed in the cash book, then its balance will different from that of the passbook. Some of the errors include commission of entry, ठीक है, recording of incorrect amount, recording of entry on the wrong side, ये example है, wrong totaling of the account, wrong balancing of the book और recording of the transaction of the other party, किसी दूसरी पार्टी का हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगा दिया। ठीक है, जो टोटलिंग होना था वो टोटल गलत कर दिया, पीछे जैसे ट्रांजैक्शन का जो टोटल बनता है 10,000 का पैसा आया, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 20 था, 10,000 और आया, 30 होना चाहिए था, उसने 10,000 को क्या कर दिया 1 लाख काउंट करके और टोटल लगा दिया 120 कर दिया, जबकि 30 होना चाहिए था। या फिर क्या है, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च को जो बैलेंस था वो 1 लाख रुपीज़ था, लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड किया तो उसको 10,000 कर दिया, या फिर क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके बनते हैं। सो एरर वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। वेरियस टाइप्स ऑफ एरर हो सकते हैं, कहीं भी एरर जा सकते हैं अपने, कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट इज, अब हमारा जो लास्ट स्टेप था वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर द बीआरएस। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लिया है, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। वैसे मैं आपको ओरली बता देता हूँ इसमें होता क्या है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। हमारे पास क्या है, नहीं मैं आपको ओरली बता देता हूँ कैसे करना है, बहुत ही ईजी है। आपके पास कैश बुक का बैलेंस होता है, आपके पास बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस होता है, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है क्या क्या रीज़न है डिफरेंसेस के, वो आपको निकालने हैं। ठीक है, क्या क्या रीज़न है डिफरेंसेस के, वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो वो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, भाई ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, वहाँ से बैंक चार्जेस लगे हैं, या फिर कोई चेक हमने लगा रखा है लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो पहले डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम लिखते हैं बैलेंस एज पर द कैश बुक, फिर उसमें एक एक आइटम रिकनसाइल करते जाते हैं। अगर वो ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लगी हुई है लेकिन बैंक में नहीं लगी हुई, तो हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बैंक में लगी हुई है लेकिन यहाँ पे नहीं लगी हुई, तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जैसे बैंक चार्जेस है, बैंक में लग गए, हमने नहीं लगाए, हमने एडजस्ट नहीं किया, एडजस्ट करनी चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं उसको। ठीक है, तो वैसे करके आपकी और क्लोजिंग बैलेंस हम बैंक के बैलेंस पे आते हैं। तो जो रीजन ऑफ डिफरेंसेस की जो स्टेटमेंट बनती है उसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले जैसे ये देख लो, हमारे पास क्या है, फॉलोइंग आर द कैश बुक कॉलम एंड पासबुक कॉलम ऑफ द जैन। ये हमारे पास एक कैश बुक है और एक हमारे पास पासबुक है, तो उनके बैलेंसेस हमारे पास हैं। अब ये जो कैश बुक है ये हमारे पास 31 मार्च 2019 की है। ठीक है, बैलेंस आ रहा है 3,13,000। और हमारे पास ये जो पासबुक का जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हुए हैं जो लास्ट मंथ की ट्रांजेक्शन है वो सब्सिक्वेंट मंथ में लगी होंगी। सो यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है बैंक का, आप बोल सकते हो 365, ऊपर कितना आ रहा है 313। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो डिफरेंस है जो हमें रिकनसाइल करना है।
365 माइनस 313, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 52,000 का डिफरेंस है, 52,000 का डिफरेंस है। तो अब 52,000 का जो डिफरेंस है वो हमें रिकंसाइल करना है। बैंक का बैलेंस है वो 52,000 से ज़्यादा है कैश बुक से। तो मे भी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकती है जो कैश बुक में तो मार्च में लग गई, ठीक है। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो क्रेडिट नेचर की हैं जिसने हमारा बैलेंस कम कर दिया, और बैंक में वो ट्रांजेक्शन बाद में लगी हो। हमने कोई चेक इशू किया होगा इमीडिएटली, तो वो 31 मार्च को लग गया होगा, लेकिन चेक जब सामने वाली पार्टी ने, जिसको हमने चेक दिया है, उसने जो चेक लगाया होगा अपने बैंक के अंदर वो अप्रैल में लगाया होगा। तो अप्रैल में बैंक में तो जो बैलेंस कम हुआ वो अप्रैल में जाके हुआ है, और हमारी कैश बुक में क्या हो गया? मार्च में कम हो गया। तो कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, तो हम वन बाय वन करके देखते हैं, ठीक है। सो जब हमने स्क्रूटनी करी तो ये कहता है डेबिट साइड ऑफ द, अब एक डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों को हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ऑफ द मार्च 2019, ठीक है, एंड रिसिप्ट ऑफ द बैंक पासबुक ऑफ द अप्रैल 19 रिवील्स दैट टू चेक डिपोजिटेड इन द बैंक, दो चेक डिपोजिटेड इन द बैंक, गोयल और पटेल 33,000, 65,000 in the March were not credited by the bank till 31st March। अब देखिए, गोयल और पटेल का 33,000 का बैलेंस है जो हमने एंट्री लगा रखा है कि हमारे पास चेक आ गया है, और 65,000 का। अब हमने क्या किया होगा, चेक आते ही हमने तो कैश बुक में एंट्री लगा दी, लेकिन बैंक में 25 को आया, बैंक में या 31 को आया। 31 वाला तो ऑब्वियस सी बात है, हमें 1 अप्रैल को लगाने जाएंगे तो बाद में ही होगा। 25 वाला हमने लगाया होगा, वहाँ पे डिले, या फिर 25 वाला भी इन जैन ने नहीं लगाया होगा टाइमली, ठीक है, इन्होंने दोनों चेक एक साथ लगाए होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, गोयल और पटेल के जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है 33,000 और 65,000, बैंक में क्या हो रहा है 3 और 5 अप्रैल को हो रहा है, लेकिन कैश बुक में क्या हो रहा है 25 को और 31 को ही हो रहा है। तो एक तो ये रीज़न था, लेकिन ये तो हमारे बैलेंस को बढ़ा रहा है। तुम्हारा बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए था कैश बुक का, लेकिन वो तो 52,000 से कम है। तो इसका मतलब कुछ और ट्रांजेक्शन हैं क्रेडिट साइड में जो हमने अपनी किताबों में लगाई हैं, लेकिन बैंक में बाद में लगी हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। सो एक नरेश है और एक रमेश हैं, दोनों के ट्रांजेक्शन लगी हुई हैं 2,80,000 और 1,50,000 की। एक बार देख लेते हैं 2,80,000 की कोई ट्रांजेक्शन है क्या, ठीक है। 1,50,000 की ट्रांजेक्शन हमें दिखी है, जो हमारे क्या है, इसके रमेश पार्टी है जिसको हमने चेक दिया होगा, तो हमने तो इमीडिएटली माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में उसने चेक बाद में प्रेजेंट किया होगा, तो बैंक से पैसा कट रहा है हमारा 12 तारीख को, 12 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन हमारी किताबों में हमने क्या कर दिया, 24 को उसको चेक दिया होगा जैन वालों ने, तो उन्होंने 24 को ही एंट्री लगा दी होगी। सो अब इन दोनों का नेट इम्पैक्ट देख लेते हैं क्या बनता है। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, 150 माइनस 33 माइनस 65, तीनों का जब हमने बैलेंस देखा तो नेट इम्पैक्ट आता है 52,000 का। इट मीन्स यही 3 ट्रांजेक्शन है जो रिकनसाइलिंग आइटम बनेगी। अब देखिए नीचे कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, बैलेंस एज पर द कैश बुक, बैंक ले लो या कैश ले लो, कोई भी ले लो, एक बैलेंस आप ऊपर उठाओ। अब हमने क्या किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, हमने चेक इशू किए, ठीक है, चेक हमने इशू कर दिए बट नोट प्रेजेंटेड, तो हमने तो अपनी किताबों में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में नहीं लगाए। और हमें अगर बैंक के बैलेंस पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने माइनस कर रखा तो हमें ऐड करना पड़ेगा उस टाइम। तो 150 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हमारा बैलेंस हो गया 463। अब 2 चेक ऐसे हैं जो हमारे पास आए और हमने ट्रांजेक्शन लगा दी, लेकिन डिपॉजिट क्रेडिट उनका बैंक में अप्रैल में मिला है, तो हमने तो क्या कर दिया, बैलेंस को बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया तो हम उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, तो 98,000 से कम किया तो बैलेंस एज पर द पासबुक हो रहा है आपका 365, ठीक है। सो गाइज ये तरीका है। अब यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ले लो या 50 ट्रांजेक्शन ले लो, आपकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऐसे ही बनने वाली है। और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जब हम प्रैक्टिकली होते हैं तो हमारे पास एक बार कैश बुक होता है, एक तरफ हमारे पास क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, और हमें ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ये काम करो। ऑडिट के टाइम में भी हम बैलेंस में ये रीज़न बोलते हैं अकाउंटेंट को, भाई ये जो डिफरेंसेस के रीज़न है निकाल के दो, ये क्या है,
ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है निकालने की। बाकी जो स्टूडेंट्स के लिए हैं उसमें तो क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर दे देंगे भी ये चीज़ हुई है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं उनको एडजस्टमेंट में बैंक रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर कर देते हैं वो स्टूडेंट के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच यही चलती है, जब हमें प्रैक्टिकली बनाना हो तो सिचुएशन यही रहने वाली है हमारे सामने। इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल मैंने लिया। यही हमारे ऑडिटर के वर्क पेपर में बनता है, यही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटेंट बनाता है, और यही स्टूडेंट को प्रेजेंट करके दिखाना है ICAI का जब पेपर आपका होगा तब उसके अंदर। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें वीडियो को अगर अच्छी लगती है। और